हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज रेसिप्रोसिटी थ्योरम? तो चलिए जान लेते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कहती है। ओके, सपोज कीजिए मेरे पास एक टू पोर्ट नेटवर्क है जो कि लीनियर है और बाइलेटरल। ओके, तो जब मैंने V1 अमाउंट का वोल्टेज सोर्स पोर्ट 1 के अक्रॉस कनेक्ट किया तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे आउटपुट मिला करंट I2 पोर्ट 2 के अक्रॉस। तो यहाँ पर मैं V1 को बोल सकता हूँ मेरा एक्साइटेशन है और मेरा इनपुट है। तो जब मैंने अपने लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क को V1 के करस्पॉन्डिंग V1 इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक्साइट किया पोर्ट 1 को, तो पोर्ट 2 के करस्पॉन्डिंग मुझे रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम मिला I2। ओके, यहाँ पर अब मैं इनपुट और आउटपुट का अगर रेशियो कैलकुलेट करूँ तो मैं बोल सकता हूँ इनपुट डिवाइड बाय आउटपुट और एक्साइटेशन डिवाइड बाय रिस्पॉन्स इज इक्वल टू V1 बाय I2। ओके, तो चलिए अब हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एक्साइटेशन टू रिस्पॉन्स इंटरचेंज कर लेते हैं। मतलब अब मैं पोर्ट 2 के करस्पॉन्डिंग इनपुट अप्लाई करूंगा और पोर्ट 1 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट करंट ऑब्जर्व करूंगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने अपने पोर्ट 2 पर एक वोल्टेज सोर्स V2 अप्लाई करा है और जिसके करस्पॉन्डिंग मुझे पोर्ट 1 पर करंट मिला है I1 जो कि हमारा आउटपुट है। तो इस केस में हमारा रेशियो इनपुट बाय आउटपुट कितना हो जाएगा? हमारा इनपुट बाय आउटपुट हो जाएगा V2 डिवाइड बाय I1। तो अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोसिटी थ्योरम, इफ वी इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ इनपुट टू आउटपुट, मींस जिस पोर्ट पर हमने इनपुट अप्लाई करा था और जिस पोर्ट के करस्पॉन्डिंग मुझे आउटपुट मिला था, अगर मैं उनके प्लेस को इंटरचेंज कर दूं और तब भी हमारा रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन और इनपुट बाय आउटपुट रेशियो अनचेंज्ड रहता है, तो ऐसे नेटवर्क को हम रेसिप्रोकल नेटवर्क बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अवर रेसिप्रोसिटी थ्योरम, इन ए लीनियर बाइलेटरल सिंगल सोर्स नेटवर्क, द रेशियो ऑफ एक्साइटेशन टू रिस्पॉन्स is constant even when position of excitation and response are interchange। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ऐसे नेटवर्क जो रेसिप्रोकल होते हैं उसमें हम किसी भी पोर्ट के अक्रॉस इनपुट अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी पोर्ट के अक्रॉस आउटपुट ले सकते हैं। इसका मतलब है नेटवर्क रेसिप्रोकल है तो वो बाइलेटरल प्रॉपर्टी को प्रूव करेगा। ओके, इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम टू पोर्ट नेटवर्क में काफी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इन शॉर्ट, अगर मैं इनपुट और आउटपुट के पॉइंट को इंटरचेंज कर दूं तब भी हमारा रेशियो ऑफ इनपुट टू आउटपुट अनचेंज्ड रहता है, तब ऐसे नेटवर्क को हम रेसिप्रोकल नेटवर्क बोलते हैं और यही हमारी रेसिप्रोसिटी थ्योरम है। ओके, तो चलिए कुछ कंडीशन जान लेते हैं जिन केसेस में हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम को किसी पर्टिकुलर नेटवर्क पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, कंडीशन नंबर 1, रेसिप्रोसिटी थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर लीनियर बाइलेटरल एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम ओनली। ओके, it is only applicable on those network where no dependent sources are present। इसका मतलब है जब नेटवर्क में डिपेंडेंट सोर्सेज प्रेजेंट होंगे तब हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते। पर कुछ स्पेसिफिक केसेस में कुछ स्पेशल नेटवर्क होते हैं जिसमें डिपेंडेंट सोर्सेज प्रेजेंट होते हुए भी हम उनको रेसिप्रोकल नेटवर्क बना सकते हैं। उस केस में हमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशन को फुलफिल करना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन को जिसमें डिपेंडेंट सोर्स भी प्रेजेंट है हम टू पोर्ट नेटवर्क में स्टडी करेंगे। पर मेनली मैक्सिमम केसेस में जब हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम अप्लाई करते हैं उस केसेस में सर्किट में डिपेंडेंट सोर्सेज प्रेजेंट नहीं होते। ओके, व्हेन वी हैव टू अप्लाई द रेसिप्रोसिटी थ्योरम, ओनली वन सिंगल इंडिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स शुड बी प्रेजेंट इन द नेटवर्क। सो रेसिप्रोसिटी थ्योरम उन्हीं नेटवर्क में हम अप्लाई कर सकते हैं जब नेटवर्क में ओनली वन इंडिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट होगा, चाहे वो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स हो और चाहे वो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो। ओके, फोर्थ कंडीशन, एज इनिशियल कंडीशन ऑफ द सिस्टम और नेटवर्क शुड बी एज्यूम टू बी जीरो। सपोज कीजिए आपको नेटवर्क ऐसा दिया गया है जिसमें इंडक्टर कैपेसिटर प्रेजेंट है, तो उस केस में आपको वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और करंट अक्रॉस इंडक्टर को जीरो मानना पड़ेगा। मींस इनिशियल कंडीशन ऑफ द सिस्टम को एज्यूम करना पड़ेगा जीरो। क्यों? क्योंकि रेसिप्रोसिटी थ्योरम में हम रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन
और इनपुट बाय आउटपुट और आउटपुट बाय इनपुट इस रेशियो को डिटरमाइन करते हैं जो कि एक ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम देता है। ट्रांसफर फंक्शन के बारे में हम कंट्रोल सिस्टम में डिटेल में एनालिसिस करेंगे, पर यहाँ पर जानना जरूरी है कि जब हम रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन और आउटपुट बाय इनपुट का रेशियो निकालते हैं तो हमें सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन मिलता है और ट्रांसफर फंक्शन के एनालिसिस के लिए हमें इनिशियल कंडीशन को 0 मानना पड़ता है। इसी कारण से जब भी हम किसी नेटवर्क पे रेसिप्रोसिटी थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो उस केस में इनिशियल कंडीशन को 0 मानेंगे। इस पॉइंट 4 के बेसिस पे इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिंग में 3-4 बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, इट इज ओनली वैलिड फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट और करंट टू वोल्टेज। ओके, इसको यूज करते हुए हम वोल्टेज टू वोल्टेज और करंट टू करंट रेशियो कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वी कैन अप्लाई रेसिप्रोसिटी थ्योरम फॉर कैलकुलेटिंग V बाय I रेशियो और I बाय V रेशियो और V1 बाय V2 रेशियो। सो इस केस में V1 बाय V2 रेशियो को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम के लिए हम हमेशा V बाय I और I बाय V रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। ओके, गेट की बात करें, अगर हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखें रेसिप्रोसिटी थ्योरम से रिलेटेड जो कि गेट में पूछे गए हैं, तो हम देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में ही रेसिप्रोसिटी थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछा गया है। ईसी और ई के स्टूडेंट के लिए रेसिप्रोसिटी थ्योरम सिलेबस में स्पेसिफाई नहीं की गई है, फिर भी इंजीनियरिंग सर्विसेज में रेसिप्रोसिटी थ्योरम इंपॉर्टेंट है फॉर ईएनटी ब्रांच के लिए। ओके, तो अगर गेट के क्वेश्चंस को देखें तो 2 टाइप के क्वेश्चन रेसिप्रोसिटी थ्योरम से पूछे जाते हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन वो है जो स्टेटमेंट के बेसिस पे पूछे जाएंगे। इस केस में हम 1 to 5 जो पॉइंट्स हमने डिस्क्राइब करे हैं उन पॉइंट्स के बेसिस पर क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो होंगे जिसमें एक सर्किट दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि पर्टिकुलर ब्रांच में करंट क्या होगा अगर सर्किट रेसिप्रोकल है। मींस इफ ए सर्किट इज रेसिप्रोकल देन फाइंड करंट I और वोल्टेज V। उस केस में रेसिप्रोसिटी थ्योरम का यूज करते हुए हम क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो कि गेट एग्जाम में पूछे गए हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम से रिलेटेड। ओके, if the given network is reciprocal then current I is। इस क्वेश्चन को इंस्ट्रूमेंटेशन में गेट पेपर में पूछा गया था। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक बात का ध्यान रखना है, while taking ratio of excitation to response और response to excitation we have to consider polarity of voltage as well as direction of current। ओके, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अगर हम पर्टिकुलर पोर्ट में इन करंट को या फिर अपवर्ड करंट को या फिर क्लॉकवाइज करंट को पॉजिटिव मान रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग डाउनवर्ड करंट और एंटी क्लॉकवाइज करंट और आउटवर्ड करंट को नेगेटिव मानेंगे। ओके, एंड सेकंड थिंग, अगर आपको किसी नेटवर्क में प्रूव करना है कि प्रूव दैट गिवन नेटवर्क सेटिस्फाई रेसिप्रोसिटी थ्योरम, तो उस केस में जब आप इंटरचेंज करेंगे रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन के पॉइंट को तो वोल्टेज सोर्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे और करंट सोर्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फिगर 1 में अगर मैं मानूं 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है वो मेरा इनपुट है और मेरा जो आउटपुट है वो 2 एम्पियर का डाउनवर्ड करंट है, तो इस केस में मैं रेशियो लिख सकता हूँ इनपुट बाय आउटपुट और एक्साइटेशन बाय रिस्पॉन्स इज इक्वल टू 10/2। ओके, सिमिलरली अगर जब मैं नेटवर्क में रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन के पॉइंट को इंटरचेंज कर रहा हूँ, मीन्स 2 एम्पियर का जहाँ पे मुझे आउटपुट मिला था वहाँ पे 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा दिया और जहाँ पर मैंने इनपुट 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स अप्लाई करा था अब वहाँ पे मैं करंट I ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इसका मतलब है मैंने इनपुट और आउटपुट के पॉइंट को पोर्ट्स को इंटरचेंज कर दिया। तो अब बताइए फिगर 2 में हमारे पास इनपुट क्या हो जाएगा -20 वोल्ट क्योंकि हमने वोल्टेज की पोलैरिटी को कंसिडर किया है। ओके, सिमिलरली मेरा करंट और आउटपुट कितना हो जाएगा -I। क्यों? क्योंकि मैंने 2 एम्पियर करंट को जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में था उसको पॉजिटिव माना है, तो मेरा जो करंट I है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो मैं इसको क्या मानूंगा -I। तो मेरा रेशियो ऑफ इनपुट बाय आउटपुट और एक्साइटेशन बाय रिस्पॉन्स कितना हो जाएगा -20 बाय -I। और क्वेश्चन में दिया गया है कि ये नेटवर्क रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब क्या है, फिगर 1 में जो रेशियो है इनपुट बाय आउटपुट का वो इक्वल होगा जो मेरा फिगर 2 में इनपुट बाय आउटपुट का रेशियो है। ओके, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा मीन्स 10/2 इज इक्वल टू -20 डिवाइड बाय -I। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे I मिल जाएगा 4 एम्पियर और यही मेरा
आंसर है। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस को इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऑब्जेक्टिव और प्रीलिम पेपर्स में कई बार पूछा जाता है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि जो पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज है और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, इसको अगर हम कंसिडर नहीं करेंगे तो हमें आंसर गलत मिल जाएगा। ओके, इफ द गिवन नेटवर्क इज रेसिप्रोकल देन फाइंड आई। ओके, हमें 30 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के करस्पॉन्डिंग जो करंट आई है फिगर 2 में, उसको आइडेंटिफाई करना है और हमें दिया गया है कि जो गिवन नेटवर्क है वो रेसिप्रोकल है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है वो सुपरपोजिशन थ्योरम प्लस रेसिप्रोसिटी थ्योरम को यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को इंजीनियरिंग सर्विसेज के कन्वेंशनल पेपर में पूछा गया था। तो चलिए मान लेते हैं कि जो मेरा 30 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है जो कि पोर्ट 2 पे कनेक्ट किया गया उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ओके, क्योंकि यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम हमें सभी इंडिपेंडेंट सोर्सेज को वन बाय वन कंसिडर करना होता है। ओके, तो चलिए 30 वोल्ट जो कि पोर्ट 2 के अक्रॉस फिगर 2 में कनेक्ट किया गया उसको शॉर्ट करते हैं और सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। और हमने जो फिगर 1 दी गई है, अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं और मान लूं कि जो मेरा इनपुट है फिगर 1 में वो 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, उसके करस्पॉन्डिंग जो मुझे आउटपुट मिला है वो 5 एम्पियर का करंट मिला है। ओके, तो फिगर 1 में मेरा जो रेशियो है इनपुट बाय आउटपुट का वो क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट डिवाइड बाय 5 एम्पियर। तो अब देखिए, अगर मैं मान लूँ पोर्ट 1 पर 30 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, वो मेरा इनपुट है, एक्साइटेशन है, तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे आउटवर्ड करंट I1 मिला है। तो इस केस में इनपुट बाय आउटपुट और एक्साइटेशन बाय रिस्पॉन्स का रेशियो कितना हो जाएगा, 30 डिवाइड बाय -I1। -I1 क्यों, क्योंकि मैंने 5 एम्पियर के करंट को जो कि इनवर्ट था, जो कि पोर्ट में इन जा रहा था, उसको पॉजिटिव माना है। तो मेरा नेट आउटवर्ड करंट जो कि I1 है वो क्या हो जाएगा, वो -I हो जाएगा। ओके, तो इस केस में 10/5 को मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू 30/-I1, क्योंकि गिवन सर्किट इज रेसिप्रोकल। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने सबसे पहले पोर्ट 2 के अक्रॉस जो 30 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है उसको मान लिया शॉर्ट, और पोर्ट 1 पे जो करंट फ्लो कर रहा है नेट आउटवर्ड करंट वो I1 है। ओके, तो जब मैं इस फिगर को कंसिडर करूंगा और कंपेयर करूंगा हमारी फिगर 1 से, तो मैं बोल सकता हूं कि रेशियो ऑफ इनपुट बाय आउटपुट मींस 10/5 इज इक्वल टू 30/-I1। तो इस केस में I1 हो जाएगा हमारा -15 एम्पियर। ओके, चलिए अब हम सेकंड केस करते हैं जिसमें हम जो पोर्ट 1 है उसके अक्रॉस जो 30 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट करते हैं और डिस्कनेक्ट करते हैं और सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। ओके, और हमारा जो गिवन नेटवर्क है, अगर फिगर 1 को हम अपने रीड्रॉ सर्किट से कंपैरिजन करें, तो अगर फिगर 1 को देखें तो मैं मान लेता हूं जो मेरा 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है जो पोर्ट 1 के अक्रॉस कनेक्ट किया गया है वो इनपुट है, उसके करस्पॉन्डिंग मुझे पोर्ट 2 पर आउटपुट मिला है 2 एम्पियर का। तो इस केस में फिगर 1 में इनपुट बाय आउटपुट का रेशियो कितना हो जाएगा, 10 डिवाइड बाय 2। ओके, चलिए अब अपने सर्किट में देखते हैं फिगर 2 में। यहाँ पे इनपुट क्या है, 30 वोल्ट, और आउटपुट क्या हो जाएगा, I2। तो इसका मतलब है इनपुट बाय आउटपुट कितना हो गया, 30 डिवाइड बाय I2। और गिवन नेटवर्क रेसिप्रोकल है तो मैं बोल सकता हूँ 10/2 इज इक्वल टू 30/I2। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे I2 मिल जाएगा 6 एम्पियर। ओके, अगर मैं दोनों सोर्सेस को साइमल्टेनियसली अप्लाई करूं तब क्या होगा, तब मेरा नेट करंट हो जाएगा I। और अभी हमने जब 30 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करा और करंट I1 कैलकुलेट करा तो मुझे I1 मिल गया -15 एम्पियर। ओके, और फिर मैंने जो 30 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है जो कि पोर्ट 1 पे कनेक्ट किया गया उसको शॉर्ट करा तो मुझे I2 मिल गया 6 एम्पियर। जब मैं दोनों सोर्सेज को साइमल्टेनियसली एक्ट कराऊंगा तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम मेरा करंट I कितना हो जाएगा, I हो जाएगा I1 प्लस I2। और जब मैं I1 और I2 की वैल्यू को सब्सिट्यूट करूंगा तो मुझे करंट मिल जाएगा -9 एम्पियर, और यही हमारा आंसर है। वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन को सुपरपोजिशन प्लस रेसिप्रोसिटी थ्योरम के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इफ द गिवन नेटवर्क इज रेसिप्रोकल देन फाइंड I। ओके,
अगर हम सर्किट को ऑब्जर्व करें तो इस क्वेश्चन को हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम प्लस नॉर्टन्स थ्योरम को यूज करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोड रेजिस्टेंस 4 ओम के अक्रॉस सबसे पहले नॉर्टन्स इक्विवेलेंट ड्रॉ करते हैं इस कंप्लीट नेटवर्क का। ओके, लेट्स फाइंड नॉर्टन इक्विवेलेंट अक्रॉस लोड 4 ओम। तो लेट्स फर्स्ट फाइंड नॉर्टन्स शॉर्ट सर्किट करंट ISC। तो जब हमें ISC कैलकुलेट करना होता है तब हम लोड को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और लोड के टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हैं और फिगर 2 को रीड्रॉ करते हैं बाय शॉर्ट सर्किटिंग 4 ओम। ओके, अब देखिए इसको अगर मैं फिगर 1 से कंपैरिजन करूं और फिगर 1 में मैं मान लूं कि मेरा जो इनपुट है वो 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है और उसके करस्पॉन्डिंग पोर्ट 2 पे मुझे आउटपुट मिला है 2 एम्पियर का, तो यहाँ पर इनपुट बाय आउटपुट का रेशियो क्या हो जाएगा 10/2। और अगर मैं फिगर 2 में देखूं और मान लूं कि 30 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है जो कि पोर्ट 2 पर अप्लाई किया गया है, वो मेरा इनपुट है, उसके करस्पॉन्डिंग पोर्ट 1 पर मुझे जो आउटपुट मिला है वो क्या है ISC। तो मैं बोल सकता हूँ इनपुट बाय आउटपुट का रेशियो कितना हो जाएगा 30 डिवाइड बाय ISC। और ये नेटवर्क रेसिप्रोकल है तो मैं बोल सकता हूँ 10/5 शुड बी इक्वल टू 30 डिवाइड बाय ISC। ओके, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे शॉर्ट सर्किट करंट और नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट मिल जाएगा 6 एम्पियर। वेरी इजी, बस मैंने 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस शॉर्ट सर्किट करके शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड आउट किया है। ओके, तो चलिए अब हम नॉर्टन रेजिस्टेंस अक्रॉस लोड कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, जब हमें नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी होती है तो हम लोड को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और सर्किट में जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं। कैसे? वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते हैं और करंट सोर्स को ओपन सर्किट। यहाँ पर पोर्ट 2 पर हमारे पास जो वोल्टेज सोर्स था 30 वोल्ट का, उसको मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया है। तो अब बताइए RTH क्या हो जाएगा। हमने अपने नॉर्टन्स थ्योरम और थेवेनिन इक्विवेलेंट चैप्टर में स्टडी करा था कि थेवेनिन रेजिस्टेंस और नॉर्टन रेजिस्टेंस क्या होती है। वो होती है VAB by IAB और net voltage appeared across the terminal where we have to find the Norton equivalent divide by net current flowing in the terminal। ओके, तो अगर मैं फिगर 2 को फिगर 1 से कंपैरिजन करूं तो मैं बोल सकता हूं मेरी जो नॉर्टन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी 10 डिवाइड बाय 5। ओके, क्योंकि सर्किट लीनियर है और बाइलेटरल है तो इस केस में इस रेजिस्टेंस होगी इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस वो इंडिपेंडेंट होगी कि उसके अक्रॉस कौन से वोल्टेज सोर्स और कौन से करंट सोर्स अप्लाई किए गए हैं। तो फिगर 1 में मैं बोल सकता हूं अगर मैं V/I मेथड का यूज़ करूं तो मेरी थेवेनिन रेजिस्टेंस और नॉर्टन रेजिस्टेंस हो जाएगी 10 डिवाइड बाय 5। ओके, सो मेरी नॉर्टन रेजिस्टेंस हो गई 2 ओम। ओके, तो चलिए अब हम लोड रेजिस्टेंस R के अक्रॉस जो गिवन नेटवर्क है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं नॉर्टन इक्विवेलेंट में। तो जो मेरा गिवन नेटवर्क था उसको नॉर्टन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करके मैंने रीड्रॉ करा। तो मैं बोल सकता हूँ 4 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस ए करंट सोर्स ऑफ 6 एम्पियर कनेक्टेड इन पैरेलल विद 2 ओम रेजिस्टेंस। तो अब बताइए 4 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कितना हो जाएगा। ये सिंपल सा पैरेलल डिवीजन है करंट का अक्रॉस 2 रजिस्टर और पैरेलल में करंट जो डिवाइड होता है रजिस्टर में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के। तो मैं बोल सकता हूँ मेरा I हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 4 + 2 × 6। ओके, तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे I मिल जाएगा 2 एम्पियर। ओके, वेरी गुड क्वेश्चंस। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको देखना होगा कि सर्किट में रेसिप्रोसिटी थ्योरम के अलावा मैं कौन सी थ्योरम और अप्लाई कर सकता हूँ। प्रीवियस क्वेश्चन में हमें सुपरपोजिशन प्लस रेसिप्रोसिटी थ्योरम का यूज़ करा था। इस क्वेश्चन में हमने रेसिप्रोसिटी प्लस नॉर्टन थ्योरम का यूज़ करा था। ओके, इफ द गिवन नेटवर्क इज रेसिप्रोकल देन फाइंड I। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम थेवेनिन प्लस रेसिप्रोसिटी थ्योरम को यूज़ करेंगे। अब आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम के अलावा कौन सी थ्योरम यूज़ होगी। ओके, अभी हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व करा जिसमें रेसिप्रोसिटी थ्योरम प्लस सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज़ करा। तो हमें पता है रेसिप्रोसिटी थ्योरम तभी एप्लीकेबल होती है जब सर्किट में एक इंडिपेंडेंट सोर्स होता है। तो हमारे क्वेश्चन में हमारे पास एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट सोर्सेस दिए गए थे। तो इसका मतलब है हमें रेसिप्रोसिटी थ्योरम के साथ साथ सुपरपोजिशन थ्योरम का भी यूज़ करना पड़ेगा। ओके,
तो जब भी नेटवर्क में एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट सोर्सेज आपको प्रेजेंट दिए जाएंगे तो आप रेसिप्रोसिटी थ्योरम प्लस सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करेंगे। ओके, सिमिलरली इस क्वेश्चन में देखिए एक पर्टिकुलर पोर्ट और पोर्ट 2 के अक्रॉस हमें ओपन सर्किट वोल्टेज 4 वोल्ट की दी गई है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर मैं आसानी से VTH को कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो हैंस यहाँ पर हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम प्लस थेवेनिन थ्योरम का यूज करेंगे। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि किसी भी पोर्ट के अक्रॉस हमें ओपन सर्किट वोल्टेज नहीं दी गई, तो हमारे पास ना तो उस केस में सुपरपोजिशन थ्योरम एप्लीकेबल थी और ना ही थेवेनिन थ्योरम। रिमेनिंग थ्योरम कौन सी थी? नॉर्टन्स थ्योरम। ओके, तो आपको देखना है कि नेटवर्क में किस टाइप की सिमेट्री प्रेजेंट है। एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट सोर्सेज है, सुपरपोजिशन थ्योरम। ओपन सर्किट वोल्टेज है, थेवेनिन थ्योरम। शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट करना ईजी है तो नॉर्टन्स थ्योरम। तो चलिए यहाँ पर हम 4 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें करंट आई फाइंड आउट करना है, तो 4 ओम के अक्रॉस हम थेवेनिन इक्विवेलेंट ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लेते हैं और थेवेनिन वोल्टेज VTH को फाइंड आउट करते हैं। तो जब हमें VTH फाइंड आउट करनी होती है तो सबसे पहले हम लोड जो कि 4 ओम का है, पोर्ट 1 में कनेक्ट किया गया है फिगर 2 में, उसको रिमूव कर देंगे। ओके, तो चलिए सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। ओके, और अगर मैं इसको अपने फिगर 1 के सर्किट से कंपैरिजन करूं तो क्या मैं बोल सकता हूं, अगर मैं फिगर 1 में मान लूं कि जो मेरा इनपुट है वो ओपन सर्किट वोल्टेज 4 वोल्ट है और मेरा जो आउटपुट है वो नेट इनवर्ट करंट है 5 एम्पियर का, तो मैं बोल सकता हूं 4/5 इज द रेशियो ऑफ इनपुट बाय आउटपुट। जो मेरा फिगर 2 है उसमें मान लेते हैं जो मेरा इनपुट है वो VTH है और आउटपुट नेट इनवर्ट करंट कितना हो गया? 8 एम्पियर। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इनपुट बाय आउटपुट इन फिगर 2 इज VTH डिवाइड बाय 8। ये नेटवर्क रेसिप्रोकल है, तो मैं बोल सकता हूँ इनपुट बाय आउटपुट का रेशियो फिगर 2 में इक्वल होगा इनपुट बाय आउटपुट का रेशियो फिगर 1 में। तो मैं बोल सकता हूँ 4/5 शुड बी इक्वल टू VTH बाय 8। तो VTH कितनी हो गई? 6.4 वोल्ट। वेरी इजी। ओके, तो चलिए अब हम RTH को फाइंड आउट करते हैं। तो जब हमें RTH फाइंड आउट करनी होती है तो सबसे पहले हम लोड को डिस्कनेक्ट करते हैं, फिर सर्किट में जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स को ओपन सर्किट, और सर्किट में जितने भी डिपेंडेंट सोर्स होते हैं उनको टच नहीं करते। यहाँ पर हमें रेसिप्रोसिटी थ्योरम का यूज़ करना है, तो डेफिनेटली सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स तो होंगे नहीं। तो चलिए सर्किट को रीड्रॉ करते हैं बाय रिमूविंग लोड रेजिस्टेंस R। ओके, मेरी RTH हो सकती है V/I। तो चलिए अब इस फिगर को कंपेयर करते हैं अपनी गिवन सर्किट से जो कि फिगर 1 में दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए पोर्ट 1 के अक्रॉस नेट वोल्टेज कितनी है? 10 और नेट इनकमिंग करंट कितना है? 5। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे इनपुट बाय आउटपुट का रेशियो क्या हो गया? 10/5। और फिगर 2 में देखिए हमारा इनपुट क्या हो गया? V वोल्ट और आउटपुट क्या है? करंट I जो कि इनवर्ट जा रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ फिगर 2 में मेरा इनपुट बाय आउटपुट का रेशियो हो जाएगा V/I। तो ये गिवन नेटवर्क रेसिप्रोकल है, तो मैं बोल सकता हूँ V/I शुड बी इक्वल टू 10/5 और यही मेरी RTH हो जाएगी जो कि होगी 2 ओम। ओके, तो मैंने गिवन सर्किट को कन्वर्ट कर लिया है थेवेनिन इक्विवेलेंट में। तो मैं लिख सकता हूँ, मैं रीड्रॉ कर सकता हूँ, मेरे पास एक सर्किट है जिसकी थेवेनिन वोल्टेज है 6.4 वोल्ट और उसकी थेवेनिन रेजिस्टेंस है 2 ओम, जिसके अक्रॉस मैंने लोड 4 ओम को कनेक्ट किया है। अब बताइए इस सर्किट में आई करंट क्या हो जाएगा? इस सर्किट में नेट वोल्टेज कितनी है? VTH और नेट रेजिस्टेंस कितनी है? 2 + 4 ओम। तो मैं बोल सकता हूँ आई हो जाएगा हमारे पास VTH डिवाइड बाय RTH प्लस 4। तो आई हो गया 6.4 डिवाइड बाय 4 + 2 इज इक्वल टू 1.067 एम्पियर और यही हमारा आंसर है। वेरी गुड क्वेश्चंस। ओके, तो इस लेक्चर में हमने रेसिप्रोसिटी थ्योरम से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। पहले क्वेश्चन में हमने जनरल क्वेश्चन को सॉल्व करा। सेकंड क्वेश्चन में हमने रेसिप्रोसिटी थ्योरम प्लस सुपरपोजिशन थ्योरम के बेसिस पर क्वेश्चन को सॉल्व करा। फिर उसके बाद हमने रेसिप्रोसिटी थ्योरम प्लस नॉर्टन्स थ्योरम को यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करा और इस क्वेश्चन में हमने रेसिप्रोसिटी थ्योरम प्लस थेवेनिन थ्योरम को यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करा। ओके।